गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर पेपर 6 लॉज एंड एथिक्स में कॉमर्शियल लॉ के अंदर टॉपिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे। ये टॉपिक 12 से 15 नंबर आजकल एग्जाम में कवर करता है। अब एग्जाम में एक महीना भी नहीं बचा हुआ है। मेरा बस एक बात को याद रखिएगा, आपको सिर्फ चीजों को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। और एक महीना ये जो बहुत क्रुशियल होता है, इसमें आप जो भी पढ़ेंगे वो एकदम रेलिवेंट याद भी रहेगा आपको और आप एग्जाम में लिख भी पाएंगे। और हर चीजों को समझिए, कोई चीज छोड़ने से बेटर है उस चीज को समझ के छोड़ दीजिए। बस रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मार के आप टाइम वेस्ट करेंगे, एग्जाम तक भूल जाएंगे। तो चीजों को एकदम अच्छा से समझना है, एकदम अच्छा से। सिर्फ एक ही फंडा है पास करने का इस मूवमेंट में, अपना बेस्ट दे दीजिए। जो एक महीना या एक महीना से कम टाइम में सोच लीजिए और अब जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए। यदि आप अपना बेस्ट दे देंगे पास हो जाएंगे। और नेगेटिव ख्याल जब भी आए उसको पॉजिटिव में सोच लीजिए, नहीं हम पास होंगे मतलब होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़िए, 100% पास होंगे। चीजों को समझिए और इस टॉपिक को मैं एकदम आपको समझाने वाला हूँ, आपका बहुत फंडा क्लियर हो जाएगा। और जितना क्वेश्चन पर समझाऊंगा मोर देन इनफ है, ठीक है। डायरेक्टली मैं टॉपिक में आ रहा हूँ। सबसे पहले मीनिंग को समझिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है सेलर और बायर के बीच में, जिसमें सेलर बायर को कुछ गुड्स बेचता है और उसके रिगार्डिंग बायर से कुछ पेमेंट लेता है, ठीक है। दो प्रकार का ट्रांसफर कवर है, मतलब दो प्रकार का सेल कवर है इसमें, ठीक है। पहला है कि ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर होगा और ओनर से फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा, मतलब प्रेजेंट सेल कवर है प्लस फ्यूचर सेल कवर है। अब देखिए चीजों को समझिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीनिंग क्या लिखा, एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर कंसिडरेशंस। मतलब यहाँ सेलर बायर को ट्रांसफर कर रहा है और एग्री टू ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आज के दिन ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है या कमिट कर रहा है कि हम फ्यूचर में ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर देंगे कुछ पैसा लेके। तो बेसिक चीज आपको समझ में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीज होना चाहिए, दो पार्टी होना चाहिए, सेलर और बायर। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एक फॉर्मूला मैं छोटा सा बना के रखा हूं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा गुड्स का, आज करे या फ्यूचर डेट में करे, तो ट्रांसफर से ओनरशिप होना चाहिए प्लस गुड्स होना चाहिए। गुड्स जो सेलर बायर को जो माल बेच रहा है गुड्स होना चाहिए, प्लस उसके गुड्स के रिगार्ड में बायर कुछ पैसा दो ये पैसा काइंड और कंसिडरेशन दोनों मिला के हो सकता है, याद रखिएगा, सिर्फ काइंड में नहीं हो सकता है। तो सीधा सा सिंपल सा मीनिंग है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में यदि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर बायर को कुछ ट्रांसफर करता है और उस ट्रांसफर के बाबत में बायर सेलर को कुछ पैसा देता है। दो प्रकार का ट्रांसफर कवर है, प्रेजेंट ट्रांसफर प्लस फ्यूचर ट्रांसफर। फ्यूचर ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, एग्री टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, लॉजिकली आपको लिखना है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स होगा, दो पार्टीज होना बहुत जरूरी है, एक होता है सेलर, दूसरा होता है बायर। ये आप एकदम लॉजिकली बता दिए। दूसरा चीज होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, सेल होगा, तो गुड्स माल का बेचना जरूरी है, तो गुड्स होना ही चाहिए। सब्जेक्ट मैटर में क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए। अब गुड्स के बाबत में जो बायर क्या करेगा, उसको प्राइस देगा सेलर को, तो प्राइस जो कंसिडरेशन भी पेड होना चाहिए। अब ये तीन चार पॉइंट आप एकदम लॉजिकली लिख देंगे। देखिए, जैसे लिखा है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, बायर एंड सेलर। ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो दो पार्टीज होना चाहिए, एक सेलर एंड एक बायर। तो ये आप लॉजिकली लिख दिए। और दो पार्टीज को बोलते हैं बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो पार्टीज होना जरूरी है। और दो पार्टीज के बीच में क्या बेचेंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, गुड्स, माल बिकना चाहिए। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मस्ट बी गुड्स। तो आपको ये याद रखना है, दो पार्टीज होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, और गुड्स के रिगार्ड में बायर कुछ पेमेंट भी करेगा। तो ट्रांसफर मस्ट बी टेक प्लेस फॉर प्राइस, बायर कुछ प्राइस भी पेमेंट करेगा। तो पार्टली केस एंड पार्टली काइंड अलाउड है, पार्टली केस एंड पार्टली काइंड अलाउ है, लेकिन फुल्ली काइंड अलाउ नहीं है। काइंड मतलब होता है बार्टर सिस्टम। आपने कुछ माल बेचा, सपोज आपने मुझे बिस्कुट बेचा
10 पेटी बिस्कुट बेचा, मैंने कहा कि 2 पेटी कोल्ड ड्रिंक ले लो उसके बाबत में और कुछ पैसा ले लो। तो काइंड प्लस कंसिडरेशन बोथ आर कवर बट ओनली काइंड इज नॉट कवर्ड। और ट्रांसफर डन जो है बिटवीन सेलर और बायर के बीच में होना चाहिए। ये सिंपल सा 4 पॉइंट है। और 2 पॉइंट सुन लीजिए, इट मस्ट बी कंडीशनल और एब्सोल्यूट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें आप कुछ कंडीशन भी पुट ऑन कर सकते हैं और बिना कंडीशन के भी बना सकते हैं, एकदम लॉजिकल चीज है। और ऑल एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंटेड। जितना एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लॉ के हिसाब से वो होना चाहिए। सिंपल सा है, इनवैलिड चीज तो आप कर नहीं सकते, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो हो सकता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट याद रखिएगा, 2 पार्टीज होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, गुड्स के बाबत में कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और कंडीशंस एंड एब्सोल्यूट हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं गुड्स। मीनिंग को समझिए अच्छे से, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ठीक है। गुड्स का मीनिंग को आप समझिएगा, ठीक है। देखिए गुड्स, गुड्स में क्या लिखा हुआ है, देखिए गुड्स में बोलता है एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ठीक, एंड इंक्लूड शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। आपको याद कैसे रखना है, देखिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है, गुड्स मतलब एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो चीज मूव ऑन हो सके, जो प्रॉपर्टी मूव ऑन हो सके उसको गुड्स बोलते हैं, पैसा को छोड़ के, ठीक है। आगे सिंपल सा इतना ही याद रखना है आपको, गुड्स मीन्स एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, इतना याद रखेंगे। एंड देखिए प्रोविजन में बोलता है एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब होता है, सपोज मैं मिस्टर ए से 10,000 रुपया पा रहा हूं, तो मैं मिस्टर बी को बोला कि तुम हमको 8,000 रुपया दे दो और मिस्टर ए से तुम ले लेना। समझ में आया? तो इनडायरेक्टली क्या है, हम किसी से पैसा पाते हैं, उसके बिहाफ में किसी और से पैसा ले रहे हैं, तो ये एक फॉर्म ऑफ मनी ही है, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम मतलब होता है राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन। तो घुमा फिरा के ये एक मनी ही है। तो आप मनी याद रखेंगे तो एक्शनेबल क्लेम ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो सिंपल सा आगे याद इतना याद रखना, गुड मींस एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम एंड इंक्लूड्स। अब उसमें क्या क्या और इंक्लूड्स होता है, देखिए और कैसे याद रखना है, 2S मतलब होता है शेयर्स एंड स्टॉक्स, फिर 2G ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रेस एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। कैसे याद रखेंगे, ट्री याद रखिएगा, छोटा बड़ा सब प्रकार का ट्री कवर होता है गुड्स में। छोटा बड़ा सब प्रकार का ट्री मतलब बड़ा ट्री, मतलब थिंग्स अटैच्ड टू लैंड मतलब ट्री, बड़ा ट्री हो गया। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एक छोटा ट्री हो गया, घुमा फिरा के छोटा ट्री है ये। तो ट्री याद रखिएगा, आप आंसर लिख देंगे। 2 चीज याद रखना है, स्टॉक्स एंड शेयर्स। स्टॉक्स कंपनी का स्टॉक हो या कंपनी का शेयर हो वो कवर है, 2S कवर है और ट्री कवर है, छोटा बड़ा सब प्रकार का ट्री कवर है, बस इतना याद रखना है। गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, पैसा को छोड़ के, और शेयर, स्टॉक और ट्री कवर है सब प्रकार का, बस इतना ही याद रखना, ऑटोमेटिकली डेफिनेशन आपका माइंड में आ जाएगा। सिंपल सा याद रखना, गुड्स मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। पैसा और एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के सब प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी कवर है। अब उसमें क्या क्या और इंक्लूड है, देखिए उसमें क्या चीज इंक्लूड्स होता है, शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू लैंड, मतलब थिंग्स अटैच टू लैंड मतलब ट्री, बस इतना ही याद रखिएगा, काम खत्म। अब टाइप्स ऑफ गुड्स, कितना प्रकार का गुड्स होता है देखिए, ठीक है। देखिए 3 प्रकार का गुड्स होता है, ठीक है। एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स एंड थर्ड होता है कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब गुड्स एग्जिस्ट करता है सेलर के पास, सिर्फ इतना याद रखना है कि सेलर के पास गुड एग्जिस्ट करता है, मतलब सेलर के पास अभी वह गुड्स अवेलेबल है। फ्यूचर गुड्स मतलब नॉन एग्जिस्टिंग गुड्स, सेलर के पास गुड्स अभी है नहीं, फ्यूचर में वह मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग समझ में आया, सेलर के पास गुड्स का पोजीशन है, ओनरशिप है, एग्जिस्ट करता है,
ठीक है। और फ्यूचर गुड्स मतलब नॉन एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर में वह गुड्स बनेगा। और कंटीजेंट गुड्स होता है द गुड्स जिसका एक्विजिशन, द गुड्स एक्विजिशन डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट्स। मतलब गुड्स का एक्विजिशन जो है, गुड्स का खरीदना, एग्जिस्टेंस माने कंटीजेंट अभी श्योर नहीं है, किसी इवेंट पे डिपेंड है। मतलब जैसे शिप में मेरे पास माल आएगा तब हम आपको माल बेच पाएंगे, यदि शिप में माल नहीं आया तो हम आपको माल नहीं बेच पाएंगे। तो शिप का आने पर वो डिपेंडेंट है, कंटीजेंस है, डिपेंडेंसी है किसी चीज पे। ठीक है। देखिए, एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब विच इज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ओनरशिप और पोजीशन इज विद सेलर। गुड्स एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ सेल में और जिसका ओनरशिप सेलर के पास है। ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स तीन प्रकार का होता है, स्पेसिफाइड गुड, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। आगे स्पेसिफाइड गुड्स मतलब, देखिए स्पेसिफाइड गुड्स मतलब होता है पार्टिकुलर वही गुड्स, नॉन रिप्लेसमेंट गुड्स, मतलब वही स्पेसिफिक गुड्स बोलता है। जैसे एप्पल का आईफोन 10 चाहिए मतलब आईफोन 10 ही चाहिए हमको, एप्पल का या सैमसंग का दूसरा फोन नहीं चलेगा। स्पेसिफाइड गुड्स है माने पार्टिकुलर वही गुड्स। गुड्स आइडेंटिफाई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, बोल दिया कि सैमसंग गैलेक्सी नोट चाहिए मतलब वही चाहिए। नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, ये गुड्स नॉन रिप्लेसमेंट है और सैमसंग गैलेक्सी नोट या एप्पल आईफोन मेरा पार्टिकुलर वही फोन चाहिए हमको, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बता दिया और सेल एग्रीमेंट में वो चीज आ गई। तो स्पेसिफाइड गुड्स मतलब पार्टिकुलर वही गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स। अब चीज को समझिए, अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है, फिर हम आपको असर्टेन गुड्स बताएंगे। ठीक है। अनअसर्टेन गुड्स होता है नॉट आइडेंटिफाई बट डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई नहीं हुआ लेकिन डिस्क्राइब कर दिया गया। जैसे मैं चावल बेचता हूँ, राइस बेचता हूँ, तो मेरा और आपसे, मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि मैं आपको कुछ बोरे राइस के दूंगा, 10 बोरा मैं आपको राइस का सप्लाई करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बताया कि कौन सा राइस। जैसे राइस का वैरायटी होता है, आपको बासमती राइस चाहिए या आपको गोविंद भोग राइस चाहिए या आपको अरवा चावल चाहिए या मिनी रेड चाहिए, बहुत प्रकार का राइस होता है। तो मैं सिर्फ राइस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया गया, तो उसको बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स, माने नॉट आइडेंटिफाई बट डिस्क्राइब्ड इन बल्क फॉर्म। एग्जांपल सेलिंग ऑफ सम बैग ऑफ राइस। अब असर्टेन गुड्स में बोलता है कि मैं जैसे आपको राइस बेचता हूं और मेरा ये डिटरमाइन हुआ कि मैं सिर्फ आपको बासमती राइस दूंगा, मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, असर्टेन कर दिया, वैरायटी ऑफ बल्क में से मैं उस चीज को असर्टेन कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, तो उसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स। गुड्स आइडेंटिफाई आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद आइडेंटिफाई होगा लेकिन आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेपरेट फ्रॉम बल्क, सेपरेट फ्रॉम बल्क, बल्क से आपने उसे सेपरेट बता दिया, मतलब बहुत सारा राइस था उसमें बासमती राइस का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो सिर्फ मैं बासमती राइस ही आपको बेचूंगा। 2 kg टमाटो चूजन फ्रॉम द बल्क, मैं बहुत टमाटर बेचता हूँ ट्रक का ट्रक, उसमें 2 kg का बात हुआ 2 kg दे दूंगा, लेकिन टमाटर आइडेंटिफाई कर दूंगा। यदि वेजिटेबल का होता तो अनसर्टेन हो जाता वेजिटेबल्स का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में वेजिटेबल आ गया लेकिन असर्टेन टमाटर को आइडेंटिफाई कर दिया, इसीलिए असर्टेन गुड्स हो गया। अब देखिए फ्यूचर गुड्स मतलब विच इज नॉन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इट विल बी मैन्युफैक्चर इन फ्यूचर। कंटीजेंट गुड्स मतलब द गुड्स एक्विजिशन डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट्स, एग्जिस्टेंस उसी किसी के इवेंट पर डिपेंड है, कंटीजेंट है आज के दिन वो। ठीक है। अब आ जाइए कंडीशंस एंड वारंटी का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज को समझिएगा अच्छे से। ठीक है। ठीक है, चीज को समझिए, कंडीशंस एंड वारंटी। देखिए आगे सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ कंडीशंस क्या होता है, वारंटी क्या होता है। कंडीशन मतलब होता है एसेंशियल एलिमेंट और एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेटिस्फाइड। कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट था या एसेंशियल एलिमेंट था वह सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एग्जाम्पल को समझिएगा, मैंने बोला कि मैं आपसे एक बाइक खरीदना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन मेरा कंडीशन ये है कि वो बाइक कम से कम 40 किलोमीटर जो है पर लीटर एवरेज दे, 1 लीटर तेल भराऊं तो कम से कम वो 40 किलोमीटर चले। बस एसेंशियल रिक्वायरमेंट मेरा यही है बाइक लेने का कि कम से कम 40 किलोमीटर वह चले। ठीक है। सपोज मैं ऑफिस आता जाता हूं तो मेरा भाड़ा लगता है 200 रुपया, तो मैं सोचा कि 200 रुपया का तेल भरा लूंगा और ऑफिस आना जाना हो जाएगा, 40 किलोमीटर आ रहा, 40 किलोमीटर जाना। चीज को समझिए, तो मेरा एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम बाइक हमको एक लीटर तेल भराएंगे तो 40 किलोमीटर का एवरेज देगा। ठीक है, मेरा सबसे मेन रिक्वायरमेंट यही था। ठीक है, तो मैंने आपसे बाइक खरीद ली।
लेकिन मैं फर्दर चेक कर रहा हूं कि बाइक तो सिर्फ 1 लीटर तेल भराने से 30 किलोमीटर ही चलती है, तो मेरा जो एसेंशियल जो मेन रिक्वायरमेंट था वह सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आपने मुझे झूठ बोल के बाइक बेच दिया। जब बाइक खरीदा तो आपने बोला हाँ ये 40 किलोमीटर देगा, आराम से देगा 1 लीटर तेल भराने से, लेकिन जब मैं चलाया तो देखा सिर्फ 30 किलोमीटर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट का आपने वायलेशंस किया, जो मेन रिक्वायरमेंट था कॉन्ट्रैक्ट का वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो इसी को बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशंस। और ब्रीच ऑफ कंडीशन हमेशा ही ब्रीच ऑफ वारंटी भी ट्रीट होता है, याद रखिएगा। और जो पार्टी क्या क्लेम कर सकता है, यदि ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा तो मैं क्या क्या क्लेम कर सकता हूं, जो मैं बायर है वो क्या क्या क्लेम कर सकता है, वो दो चीज क्लेम कर सकता है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है क्योंकि आपने झूठ बोल के बेचा है, और दूसरा आपके ऊपर क्लेम के लिए डैमेजेस भी कर सकता है। तो याद रखिएगा ब्रीच ऑफ कंडीशन को हमेशा ब्रीच ऑफ वारंटी मानते हैं, और ब्रीच ऑफ कंडीशंस का वायलेशंस होगा तो पार्टी दो चीज के लिए दो केस कर सकता है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और क्लेम फॉर डैमेजेस भी कर सकता है। ब्रीच ऑफ कंडीशंस यही हुआ। देखिए चीज को समझिएगा, इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरा बोलता है कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनवैलिड एंड वॉइड इफ कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड। यदि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा यदि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है। एग्जांपल देखिए, मिस्टर ए वांट टू बाय अ बाइक व्हिच गिव्स माइलेज ऑफ एटलीस्ट 40 किलोमीटर्स पर लीटर। We sell a bike which gives mileage of 30 kilometers. Here condition is breach. कंडीशन उसने छोड़ दिया, बी गलत बोल के बेच दिया हमको। बी बोल के बेचता है कि 30 किलोमीटर चलेगा तब ठीक है, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट 40 किलोमीटर का था और उसके हिसाब से उसने मुझे बाइक बेची, तो उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया। ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स राइट टू द कैंसल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेज। ब्रीच ऑफ कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं डैमेज के लिए। इट मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। दूसरा देखिए वारंटी क्या होता है। वारंटी होता है, चीज को समझिएगा, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का वो तो फुलफिल हो गया, वो फुलफिल हो गया। उसके साथ जो एक एडिशनल बेनिफिट मेरे को मिला था, कोलैटरल बेनिफिट जो मिला था, एडिशनल बेनिफिट, वह फुलफिल नहीं हुआ। एग्जांपल समझिए, मैं आपको बोला कि मेरे को एक अच्छी बाइक चाहिए, जबरदस्त सुंदर बाइक मेरे को पसंद आए। आपने कहा ठीक है ये बाइक ले लो, बहुत सुंदर है। बाइक एक्चुअल में भी बहुत सुंदर थी, लेकिन जब आपने मुझे बाइक बेची तो आपने दो कंडीशन दे दी, दो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया मेरा, ठीक है। एक था मेरा जो मेन पर्पस था कि बाइक बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, आपने मुझे खूबसूरत बाइक दी। दूसरा आपने कहा, और मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन दूसरा आपने कहा ये बाइक जो है बहुत खूबसूरत है, प्लस ये 40 किलोमीटर चलेगी, 1 लीटर तेल भराएंगे तो 40 किलोमीटर चलेगी, लेकिन ये मेरा रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन ये एक एडिशनल बेनिफिट आपने दिया। लेकिन जब मैं बाइक चलाया, बाइक बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब चलाया तो वह सिर्फ 30 किलोमीटर ही चली, लेकिन मेरा एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट था खूबसूरत बाइक का, ब्यूटीफुल बाइक का, वो फुलफिल हो गया। लेकिन जो अब दूसरी पॉइंट जो आपने कहा कि ये 40 किलोमीटर चलेगी, वह 40 किलोमीटर नहीं चली। जो एडिशनल कोलैटरल बेनिफिट जो था वह फुलफिल नहीं हुआ, तो इसी को बोलते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। मेन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, एडिशनल बेनिफिट वह फुलफिल नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। याद रखिएगा, ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन, मेन रिक्वायरमेंट क्या था, खूबसूरत बाइक, ब्यूटीफुल बाइक, वो आपको मिली। और ब्रीच ऑफ वारंटी के समय सिर्फ आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो और किसी चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकते। देखिए, इट इज कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, माने मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ एडिशनल बेनिफिट। कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड इफ वारंटी इज नॉट सेटिस्फाइड। यदि वारंटी नहीं सेटिस्फाइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड रहेगा, लेकिन कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होने से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन वारंटी नहीं सेटिस्फाइड होने से भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए want to buy a good bike. We shown him a bike and say it can give you mileage of 40 kilometers. He buy the bike, but he find it gives a mileage of 30 kilometers. This is breach of warranty. Breach of warranty gives right to claim damages only. ठीक है, it cannot be treated as breach of conditions. ठीक है, बता चुका हूँ ये चीज। अब देखिए एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होता है। ठीक है, चीज को समझिएगा, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। Express condition are those which are agreed between the parties at the time of contract and expressly provided in the contract. The implied condition are those which are presumed by law to be presented in the contract. Express मतलब वह बातचीत, वह टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली रिटर्न फॉर्म में मेंशन होगी।
एक्सप्रेस कंडीशन मतलब वह पॉइंट, वह बात जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन होगी। मतलब मैं 40 किलोमीटर की प्रति लीटर की बाइक खोज रहा हूं, तो वो मैं कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करूंगा कि बाइक एटलीस्ट गिव द माइलेज ऑफ 40 किलोमीटर पर लीटर। तो जो जो स्पेसिफिक पॉइंट है जो रिटर्न फॉर्म में मेंशन होगा कॉन्ट्रैक्ट में, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कंडीशंस या एक्सप्रेस वारंटी। लेकिन इंप्लाइड कंडीशन मतलब वह चीज जो बाय लॉ माना जाएगा। ठीक है, द इम्प्लाइड कंडीशन आर दोज व्हिच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ के थ्रू माना जाएगा। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको एक सैंपल दिखाया कि देखिए ये मेरा सैंपल है, ठीक है, मैं इसी प्रकार का माल आपको दूंगा। ठीक है, ये सैंपल है, ये मेरा गोडाउन में रखा हुआ, ये मेरा माल है। तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आप सैंपल जो बता रहे हो, जो आप डिस्क्रिप्शन बता रहे हो माल का, वही माल दोगे, आप दूसरा माल नहीं दोगे, और आप ही इसके ओनर हो, आप दूसरा से चुरा के नहीं दोगे। तो जो जो चीज डिस्क्रिप, इसको बोलते हैं बाय लॉ इसको प्रिज्यूम किया जाता है कि जो आप सैंपल दिखा रहे हो वही माल दोगे। सिंपल सा चीज है, मैं एक एक चीज तो चेक नहीं करूंगा, तो उसी को बोलते हैं प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। तो इंप्लाइड कंडीशंस क्या क्या, देखिए, कंडीशन एज टू टाइटल, मतलब सेलर को ही तो मालिक मानेंगे गुड्स का, वही चीज है। ऑब्वियसली आप चुरा के माल नहीं बेच रहे हो, मैं मान रहा हूं कि आप ही मालिक हो, हमको आप सैंपल दिखा रहे हो। तो कंडीशन एज टू द टाइटल, सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, आपने जो डिस्क्रिप्शन बताया गुड्स का वही बेच रहे हो। सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन आपने दिखाया। एंड कंडीशन फॉर क्वालिटी और फिटनेस, जो आप जिस क्वालिटी फिटनेस की बात कर रहे हो वही वाला माल आपने मुझे दिया है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, केविएट इम्प्टो। केविएट इम्प्टो का मतलब चीज को समझिए, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, आप उससे समझ जाएंगे। ठीक है, सपोज मैं मार्केट में सब्जी लेने जा रहा हूं, सब्जी में मैंने खरीदा टमाटर। ठीक है, टमाटर बेचने वाले ने टमाटर ओपनली आपको खोल के रख दिया है और बोले कि आप जो टमाटर लेंगे आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए और मुझे दे दीजिए, मैं वेट करके दे देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 किलो टमाटर लिए, सिलेक्ट किया, मैंने खुद से सिलेक्ट किया टमाटर को, और 2 किलो में लेके चला गया ओपन मार्केट में, उसने दिया और मैंने टमाटर को सिलेक्ट करके लेके चला गया। ठीक है, अब मैं क्या किया कि उससे घर जाके मैं चेक किया टमाटर को। टमाटर को मैं जब फ्रिज में डाल रहा था तो चेक किया कि 4 टमाटर पोचे निकल गए, सड़े हुए निकल गए। मैं तो फटाफट टमाटर उठाया तो उसमें से गलती से पोचे भी आ गए, या सब्जी वाले ने भी 1-2 टमाटर जो वेट किया, 1-2 कम हुआ था तो उसने डाल दिया, तो अल्टीमेटली 2-4 टमाटर पोचे सड़े हुए निकल गए। तो उस चीज के लिए जिम्मेदार जो है मैं हूं, आई एम बायर, उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेलर नहीं है, क्योंकि सेलर ने उसे ओपन मार्केट में रखा था। ये मेरी जिम्मेदारी थी एक एक चीज को अच्छा से सिलेक्ट करके अच्छा से देख के लेने का। मैं हड़बड़ी में डाल दिया और लेके आ गया। चीज को समझिए, जो सड़ा हुआ सामान निकला, सेलर ने तो ओपन मार्केट में छोड़ दिया था और मैंने खुद सिलेक्ट करके लिया, उसमें से पोचा निकल गया, क्योंकि मैं खुद बोला कि खुद डाल दिया, कुछ सेलर ने, मैंने जो वजन कर रहा था सब्जी वाला, वो भी 1-2 वजन शॉर्ट हुआ तो डाल दिया, मैंने कुछ बोला नहीं उसे। तो अल्टीमेटली केविएट इम्प्टो मतलब बोलता है लेट द बायर बिवेयर, मतलब चीज को समझिए, व्हेन द सेलर डिस्प्ले देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू सिलेक्ट प्रॉपर गुड्स। इफ गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, बायर कैन नॉट ब्लेम टू द सेलर, द सेलर हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बैड सिलेक्शन ऑफ देयर बायर। ठीक है, चीज को समझिए, जब सेलर ने, टमाटर वाले ने ओपन मार्केट में टमाटर रखा और मैं सिलेक्ट करके लाया और उसमें से कुछ पोचे निकल गए, तो ये जिम्मेदारी सेलर की है, बायर की नहीं। ये जिम्मेदारी बायर की है, सेलर की नहीं है। चीज को समझिए, यदि कुछ सेलर ने ओपन मार्केट में गुड्स रखा और बायर उसको खरीदता है, देखे देखे खरीदे, बिना देखे खरीदे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की हो जाएगी यदि गुड्स डिफेक्टिव निकल गया तो। इसीलिए बोलते हैं लेट द बायर बिवेयर। ठीक है, चीज को समझ में आया। उसके लिए सिंपल सा बात है, केविएट इम्प्टो मतलब होता है यदि सेलर गुड्स ओपन मार्केट में रख रहा है और बायर उसमें से कुछ खराब गुड्स ले लेता है, तो ये बायर की जिम्मेदारी है, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, कुछ रूल्स के एक्सेप्शंस है, असम्पशन को समझिएगा। वेयर द गुड्स आर ब्रॉट बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन, यदि सेलर ने मुझे दिखाया, सपोज मुझे 50 बोरे टमाटर लेने और सेलर ने मुझे 1 बोरा दिखाया कि इस हिसाब से दूंगा, लेकिन उसने दूसरे गुड्स दे दिए, सड़े हुए टमाटर बीच में डाल के दे दिए और अच्छा दिखाया था, तो डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से, सैंपल के हिसाब से यदि सेलर माल नहीं देता है तो बायर जिम्मेदार नहीं है। इसलिए इसका एक एक्सेप्शन है रूल्स का, दिस रूल्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दैट केस। दूसरा बोलता है व्हेन द सेलर सेल द गुड्स बाय फ्रॉड, सेलर ने क्या किया, अच्छा टमाटर निकाल के उसमें सड़ा हुआ टमाटर जान करके डाल दिया, फ्रॉड किया, तो फिर बायर जिम्मेदार नहीं है, सेलर जिम्मेदार होगा।
इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन मतलब जिस क्वालिटी, जिस फिटनेस का, जिस सैंपल का बात किया था वह वो सैंपल नहीं दे रहा है, तो यह रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सीधा सा सार यही है, केवेट इम्टो मतलब जब आप गुड्स खरीद रहा है बायर, तो बायर अच्छा से चेक करके ले। यदि वो गलत गुड्स ले लेता है, सेलर के बिलीव में, सेलर बोलता है अच्छा माल है डाल के दे दिया और बायर ले लेता है, तो ये जिम्मेदारी बायर की हो जाती है, सेलर की नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है अनपेड सेलर। ठीक है, चीज को समझिए। देखिए अनपेड सेलर, चीज को समझिएगा। अनपेड सेलर मतलब नाम में आंसर छिपा है, अनपेड मतलब सेलर का पूरा पैसा पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अनपेड सेलर मतलब सेलर का पूरा पैसा पेमेंट नहीं हुआ है। आपने सेलर से कुछ गुड्स खरीदा था, कुछ माल खरीदा था, उसका आपने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, चीज को समझिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, आगे इस चीज को समझिए। द सेलर इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इफ द कंप्लीट प्राइस इज नॉट पेड बाय द बायर और इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड बाय बायर गेट डिसऑनर्ड। मतलब चीज समझिए, सेलर से मैंने कुछ माल खरीदा, उसका मैंने कुछ पैसा कैश में पेमेंट किया और कुछ पैसा बोला कि मैं बाद में दे दूंगा, तो वह पैसा अभी तक अनपेड ही है, तो वह हो गया अनपेड सेलर। या मैंने सेलर से कुछ माल खरीदा, उसके बाद में मैंने उसे एक चेक दिया और वह चेक जाके बैंक में जमा किया और उसमें क्या हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो उसको पैसा नहीं मिला। एग्जाम्पल को समझिएगा, फ्यूचर में आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मैंने एक फ्रिज खरीदा, ठीक है, मैंने एक फ्रिज दुकान से एक फ्रिज खरीदा और फ्रिज का आधा पैसा पेमेंट कर दिया, मेरे जान पहचान का था, बोला आधा पैसा मैं बाद में दे दूंगा और मैं दिया ही नहीं अभी तक, तो वो हो गया अनपेड सेलर। जो फ्रिज का जो जिसने मुझे फ्रिज बेचा वो हो गया अनपेड सेलर। सेलर का मैंने पूरा पैसा नहीं पेमेंट किया, या मैंने फ्रिज लेते समय उसे चेक दे दिया, 20,000 की फ्रिज थी, 20,000 का चेक दिया और मेरे अकाउंट में क्या हुआ, किसी रीजन से चेक बाउंस हो गया। ठीक है, तो वह हो गया अनपेड सेलर, मतलब सेलर का पूरा पैसा पेमेंट नहीं हुआ। अब इसके बाद में सेलर के पास, जिससे मैंने फ्रिज खरीदा, उसके पास क्या क्या अधिकार है, सिंपल सा लॉजिक से समझिए। वो चाहेगा तो मेरे घर आके फ्रिज ले जाएगा। क्या करेगा, फ्रिज आया, बोला तुम्हारा पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, आधा पैसा ड्यू है, या आपने जो चेक दिया था बाउंस हो गया, तो मैं फ्रिज उठा के अपना ले जा रहा हूं। उसको बोलता है राइट ऑफ लियन, रिटर्न पोजीशन ऑफ द गुड्स। गुड्स का फिर से उसने पोजीशन ले लिया। या मैं ये बोल सकता हूं उसे कि भैया मेरा तो पैसा देने का पूरा मन था, लेकिन किसी कारण से मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उस केस में वो क्या करेगा, उस समय भी वो आएगा, फ्रिज उठा के ले जाएगा। तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट व्हेन बायर बिकम इंसॉल्वेंट एंड सेलर कैन रिज्यूम द पोजीशन ऑफ द गुड्स। जब मैं खुद इंसॉल्वेंट हो गया हूं और वो फ्रिज को ले जा रहा है, उसको इस इंस्टॉलमेंट के समय जब वो फ्रिज ले जाता है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और बिना मेरे पैसे दिए फ्रिज ले जा रहा है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन। और एक होता है, अब अल्टीमेटली वो क्या करेगा, किसी और को फ्रिज बेच के अपना पैसा रिकवर करेगा, उसको बोलते हैं राइट ऑफ रीसेल। अब बायर के अगेंस्ट उसके पास क्या क्या राइट है, देखिए। टू सू बायर, बायर के अगेंस्ट वो केस कर देगा कि ये पैसा नहीं दे रहा है, when the buyer refuse for payment, या अपना जो डैमेज हुआ उसको जो डैमेज हुआ उसका क्लेम कर देगा, या उसका जो पैसा के प्रति आपने जो लेट पेमेंट किया उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर देगा, सू फॉर इमेट इंटरेस्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप इतना देखिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने का दरकार नहीं है। ठीक है, थैंक यू।